सारंग तेरी याद में, सारंग तेरी याद में नैन हुए बेचैन। यह गीत बहुत पहले सुना था। आज इस गीत की भूली बिसरी अधूरी पंक्तियां बार बार मानस पट पर छा रही हैं। ऐसा क्यों? इसका कारण बताना सरल नहीं है, क्योंकि न तो सभी बातें बताई जा सकती हैं और न ही सभी बातें बताना आसान ही होता है। परिस्थितियां बदलती हैं, तब उनके साथ स्वयं को भी बदलना पड़ता है। मैं यह बता सकती हूँ कि आज कुछ विशेष घटित हुआ है। आज की घटना ने मुझे विचलित कर दिया है। घटना कुछ विशेष नहीं है। ऐसा अक्सर होता है, किसी अनजान व्यक्ति से भेंट होती है और 2-4 भेंट के बाद वह परिचित बन जाता है। आज एक अनजान व्यक्ति से पहली बार भेंट हुई। उसे देखकर ऐसा लगा जैसे मैं उसे कई वर्षों से जानती हूँ। उसे देखते ही मैं अपने सोच विचार में डूब गई। बार बार मेरे मानस पट पर इस गीत की पंक्ति गूंजने लगी, सारंग तेरी याद में। मैं इस पहली भेंट में जिस व्यक्ति को देख रही हूँ वह है नहीं, और जो है उसे मैं नहीं देख रही हूँ। आपकी आंखें मुझे देख सकती हैं कि मैं किसे देख रही हूँ और कैसे देख रही हूँ। मुझे इस तरह देखते हुए आप मेरे विषय में कुछ भी सोच सकते हैं, मगर मैं आपको कैसे बताऊं जो आप देख रहे हैं वह सच नहीं है, और जो सच है वह आप नहीं जानते, न ही कभी जान पाएंगे, क्योंकि मेरे विचार, व्यवहार, संस्कार और आदर्श इतने सुदृढ़ अवश्य हैं कि मैं किसी को अपने विषय में कुछ ऐसा वैसा सोचने का अवसर नहीं दूंगी। आप कहेंगे मेरी बातें भी अजीब पहेली हैं। जो है वह है नहीं, जो नहीं है वह है। अच्छा, छोड़िए इस बात को। एक दूसरी पहेली आपको सुना रही हूँ। सारंग ले सारंग चली, कर सारंग की ओट, सारंग झीना देख कर गयो सारंग चोट। है ना अजब पहेली? यहाँ तो सारंग ही सारंग है। हर जगह सारंग का अर्थ भी अलग है। पहला सारंग दीपक है, दूसरा सारंग सुंदर स्त्री है, तीसरा सारंग साड़ी का आंचल या पल्लू है, चौथा सारंग साड़ी का आंचल और पांचवा सारंग पवन या हवा का झोंका है। मैं बहुत दिनों से एक कहानी लिखना चाहती हूँ, या यह समझ लीजिए कि एक कहानी आप सब तक पहुँचाना चाहती हूँ, लेकिन इसका साहस नहीं जुटा पा रही हूँ। कैसे लिखूं, कैसे शुरुआत करूं, बड़ा कठिन लग रहा है। किस काम के लिए कितना साहस लगता है यह अलग बात है। कभी कभी बिना साहस के लोग खेल खेल में बड़े बड़े काम कर जाते हैं, और कभी बहुत अधिक साहसी होने पर भी छोटी सी बात के लिए लोग साहस जुटा नहीं पाते। कुछ ऐसी ही मेरी स्थिति बन गई है। आज यह पहेली मिल गई। इसी पहेली के माध्यम से कुछ कहना चाह रही हूँ। मेरे मन की उलझी भावनाओं और मस्तिष्क के संस्कारित बुद्धिवादी विचारों के बीच गुथी इस कहानी को आप जरूर समझेंगे, अथवा इसे समझने की कोशिश अवश्य करेंगे। जैसा कि पहला सारंग दीपक है, हम अपनी कहानी के पुरुष पात्र का नाम दीपक रख लेते हैं। दीपक को थोड़ा अलग पृष्ठभूमि में रखना है, किसी काल्पनिक राजकुमार के रूप में। अतः दीपक को राजदीप कहें तो कैसा रहेगा? मेरे विचार से राजदीप नाम अच्छा रहेगा। दूसरा सारंग है सुंदर स्त्री। इस सुंदर स्त्री को हम कामिनी कह सकते हैं, अथवा चमकती हुई बिजली की तरह सुंदर दिखने वाली सौदामिनी। कहानी की नारी पात्र का नाम सौदामिनी ठीक रहेगा। राजदीप और सौदामिनी। अब रह जाते हैं एक सारंग साड़ी का आंचल और एक सारंग हवा का झोंका। इन्हें कोई विशेष नाम देने की जरूरत नहीं है। ये तो स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं, जिनका इस कहानी में अपना विशेष महत्व है। कहानी के संदर्भ के साथ इनकी भूमिकाओं को स्पष्ट करना होगा, तभी सारंग की पहेली को अपनी कहानी से जोड़ा जा सकेगा। कहानी को जल्दी से कहकर खत्म कर देने का मेरा विचार नहीं है, क्योंकि जहां तक मुझे याद है यह कहानी बहुत पुरानी है, बरसों पुरानी या युगों पुरानी भी कह सकते हैं। कहानी जल्दी खत्म करने की गड़बड़ी में या हड़बड़ी में कहीं कोई बात छूट जाए, अथवा कोई कहीं अनकही बात बिना बताए रह जाए, यह मैं नहीं चाहती। इसलिए मैं इस कहानी को जिए अनजिए संदर्भों के साथ बहुत धीरे धीरे कहना चाहती हूँ।
मुझे इस बात का कोई डर नहीं है कि ऐसा करने पर मैं कहानी की कथा वस्तु भूल जाऊंगी या कहानी के उद्देश्य की दिशा से भटक जाऊंगी, अथवा कहानी के पात्र जो जाने पहचाने हैं वे समय की स्थूलता या शिथिलता को देखकर कहानी से दूर चले जाएंगे और उनकी जगह अनजाने पहचाने गैर लोग कहानी में अनायास यूं ही चले आएंगे। मुझे ऐसा कोई डर नहीं है, क्योंकि जो कहानी जीवन से जुड़ी होती है उसमें ऐसे भटकाव का आना कभी संभव नहीं होता, और जो कहानी अपनी जमीन से जुड़ी है उसकी तो बात ही अलग है। सरल तरल बहते जल की तरह धीर गंभीर गति से कहानी आगे बढ़ती ही रहेगी, जैसे सरिता सागर की ओर बढ़ती है, जैसे चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर लगाता है, पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाती है। सबकी अजब पहेलियां हैं, सबकी अजब कहानियां हैं, लेकिन सबका एक निश्चित उद्देश्य है, सबके निश्चित संदर्भ हैं। कभी बड़े लोगों के संदर्भों से छोटों की बातें स्पष्ट की जाती हैं और कभी छोटी सी बात से बड़े बड़े संदर्भों का खुलासा कर दिया जाता है। संदर्भों की भी अपनी अपनी कहानियां हैं। राजदीप हमारी कहानी का पात्र है। साधारण ऊंचा कद, गठीला बदन, गदरीली आंखें, खिंची हुई भौएं, गोरा रंग, सुनहरे घने बाल, चौड़ा माथा, सीधी खड़ी नाक, चौड़ी ठुड्डी, भरे हुए गाल। किसी व्यक्ति की पहचान बताने के लिए और क्या शेष बचा? हाँ, राजदीप की आंखों में सूरज की धूप के साथ चंद्रमा की चांदनी की शीतलता भी है। उसके माथे पर गुस्से की लकीरें जितनी जल्दी खिंचती हैं, वैसे ही खुशी या हंसी की बात होने पर उसके होठों के कोर और गाल छिपा नहीं पाते हैं। सबको उसकी नाराजगी ज्वालामुखी का एहसास कराती है, मगर वह अपने हृदय में छिपा स्नेह का सागर सबको बता नहीं पाता है। राजदीप जलता हुआ दीपक, प्रज्वलित दीप, जीवंत दीप, जिसमें जागृत भावनाओं के आवेग से परिपूर्ण शीतल रोशनी है, साथ ही अग्नि का ताप भी है, जिसमें लघुता है मगर असीम तक पहुंचने की बात भी है। यह अलौकिक होकर भी लौकिक है, लोक परंपराओं से जुड़ा हुआ, जीवन और आयु से बंधा हुआ, जो उम्र के साथ होने वाले परिवर्तनों से मुक्त नहीं है, जो जीवन की सीमा से अधिक दूर नहीं है, लेकिन है काल्पनिक पात्र, किसी राजा का राजकुमार या किसी नवाब का शहजादा या किसी धनवान का समझदार सुशील पुत्र, कुछ भी हो सकता है राजदीप। सौदामिनी, सामान्य कद, सामान्य डील डॉल, सामान्य रूप रंग वाली, आकाशगामी भावनाओं में विचरण करने वाली, विचारों की ऊंचाई पर रहने वाली, स्वच्छ सफेद पोशाक में शांत श्यामला, कभी नाराज होने पर बिजली की तरह कड़कती, कभी अपनी विवशता महसूस कर मेघ की तरह बरसती। उसकी हंसी बदलते हुए मौसम की तरह सौम्य और सीमित थी। आदर्श ऊंचाइयों पर रहने वाली सौदामिनी जब कभी यथार्थ की कठोर खुरदुरी धरती पर उतरती, तब पाषाण खंड की तरह शांत, ठंडी, उदास हो जाती थी। सौदामिनी की नानी उसे बचपन में कहानियां सुनाया करती थी। कभी सौदामिनी का विशेष आग्रह होता था और कभी नानी अपने जीवन को कल्पनाओं में पुनः जीने के लिए स्वयं ही कहानी सुनाने लगती थी। धीरे धीरे बचपन बीतता गया। उम्र के साथ समझदारी और गंभीरता बढ़ती गई। नानी जब शेर, चीता, भालू, बंदर की कहानी सुनाती तो नानी को कहानी शुरू करते ही सौदामिनी रोक देती। तब नानी राजा और रानी की कहानी सुनाती। भोली सौदामिनी राजकुमार और राजकुमारी की कहानी खूब ध्यान से सुनती और उस कहानी को जीवन से जोड़ते हुए उसमें से जीवन का सत्य अलग से देखने की कोशिश करती। ऐसी अनेक कहानियों में से एक कहानी सौदामिनी को अभी तक याद है। बचपन बीत चुका है, उसका मन युवा सपने देखने लगा है। वह बचपन की अनबूझी पहेलियों को और अधूरी कहानियों को सही अर्थों में पूर्णता के साथ देखने समझने की जिद करने लगी है। कहानी कुछ इस तरह नानी ने बताई थी। एक राजकुमार था, बहुत सुंदर, स्वस्थ और समझदार। उसने कहीं एक भोली भाली राजकुमारी को देखा। राजकुमारी दिखने में कैसी थी, इस विषय में या राजकुमारी की सुंदरता के विषय में
कोई कुछ भी कहता हो, लेकिन राजकुमार की आंखों में उसकी सुंदरता विश्व सुंदरी से अधिक थी। सांवली साधारण दिखने वाली राजकुमारी पर राजकुमार का मन मोहित हो गया। राजकुमारी को इस बात की कुछ भी जानकारी नहीं थी। न ही राजकुमार ने उसे कभी कुछ बताया था, न ही किसी से कुछ उसे कहलवाया था। जहां कभी कोई अवसर मिलता, वह राजकुमारी को चुपके चुपके देखता था। एक दिन उसने निर्णय ले लिया कि वह राजकुमारी से विवाह करेगा। उसने राजकुमारी को अपने प्रेम और विवाह के निर्णय की कोई सूचना नहीं दी। राजकुमारी इन बातों से अनजान थी। एक दिन कुछ लोग राजकुमार का संदेश राजकुमारी के पिता को बताने आए। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी बेटी से पूछा, क्या तुम इस राजकुमार से विवाह करना चाहती हो? राजकुमारी ने साफ इनकार कर दिया। कभी नहीं, हरगिज नहीं। मैं राजकुमार से विवाह नहीं करना चाहती। मैं जीवन भर विवाह नहीं करना चाहती। राजकुमारी के पिता ने संदेश देने वालों को लौटा दिया। राजकुमार को बहुत गुस्सा आया। उसने राजकुमारी के पिता के राज्य पर चढ़ाई कर दी। सब कुछ तहस नहस कर डाला। राजकुमारी के माता पिता को बंदी बना लिया। उन्हें निर्धन, असहाय और गुलाम होने का एहसास करा दिया। इसके बाद उसने राजकुमारी के पास संदेश भेजा, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे विवाह करने के लिए राजी हो? राजकुमारी ने उसका संदेश लौटा दिया और विवाह करने से साफ इनकार कर दिया। राजकुमारी का संदेश पाकर राजकुमार हताश हो गया। उसने राजकुमारी के माता पिता को छोड़ दिया, उनका राज्य उन्हें लौटा दिया और अपने देश लौट गया। नानी की कहानी यहीं पर खत्म हो गई थी। सौदामिनी को यह कहानी अब अधूरी लगने लगी। वह इस पर विचार करते हुए बहुत उलझन में पड़ गई। वह समझ नहीं पा रही थी कि इसमें राजकुमार की गलती है या राजकुमारी की। सौदामिनी अपनी जिज्ञासा के साथ नानी से बार बार यही प्रश्न पूछने लगी। तब एक दिन नानी ने अपनी दूरदृष्टि के साथ कहानी को आगे बढ़ाते हुए बताया, कुछ बरसों के बाद राजकुमार ने किसी दूसरे देश के राजा की सुंदर बेटी से विवाह कर लिया। सौदामिनी ने पूछा, और पहले वाली राजकुमारी? राजकुमारी के प्रति सौदामिनी की संवेदना और जिज्ञासा को नानी समझ रही थी। नानी ने उसकी भावनाओं को शांत करने के लिए बताया, वह राजकुमारी, वह भी किसी देश के राजा से ब्याह कर दी गई। सब अपने अपने घर में सुख शांति के साथ रहने लगे। सबने अपने महल वैभव को बढ़ाया, धन संपत्ति जोड़ी, उनके बाल बच्चे हुए। उन्होंने अपने अपने बाल बच्चों के शादी ब्याह किए। फिर सौदामिनी जो कुछ जानना चाहती थी उसे वह पूछ नहीं पा रही थी, और जिस बात को वह जानना चाहती थी उसे जाने बगैर उसे चैन नहीं मिल रहा था। अंत में नानी ने खींचते हुए कहा, अब कहानी को और कितना लंबा करेंगे? सौदामिनी के युवा, कोमल, भावुक और प्रेम के प्रति जिज्ञासु मन मस्तिष्क की तरह नानी नहीं सोच सकती थी। अतः राजकुमारी की कहानी को उसने यह अंत दे दिया था। लेकिन इससे सौदामिनी की जिज्ञासा शांत नहीं हुई। समय को देखते हुए वह राजकुमारी सौदामिनी के मन के किसी कोने में दुबक कर बैठ गई। माँ और नानी की पारखी दृष्टि के भय से अब सौदामिनी इस संबंध में कोई प्रश्न नहीं पूछती थी। उसके मन में अनेक विचार उठते थे। फिर भी उसने धीरे धीरे अपने मन को समझा लिया कि राजकुमारी अपने घर परिवार में सचमुच बहुत सुखी और संतुष्ट होगी। राजकुमार भी अपने पहले प्रेम को भूल गया होगा। अपने जीवन के राजपाट को संभालते हुए उसे इतना समय ही नहीं मिलता होगा कि वह राजकुमारी को याद करे। अपनी सुंदर पत्नी और सुंदर बच्चों के बीच वह इतना रम गया होगा कि पिछली बातों को बेकार की बातें समझने लगा होगा। फिर भी सौदामिनी को लगता था कि राजकुमारी की कहानी अधूरी है। राजकुमारी ने राजकुमार के साथ विवाह से इनकार किया। इसमें सौदामिनी को उसका कोई दोष नजर नहीं आता था, क्योंकि वह राजकुमार के प्रेम के विषय में कुछ नहीं जानती थी। सौदामिनी अपने विचारों में इस कहानी को आगे बढ़ाने के लिए तरह तरह की कल्पना करने लगी। दिन बीतते रहे, बरस बीतते रहे। एक दिन रंभा राजकुमारी से मिली। दोनों एक दूसरे को बहुत दिनों से अच्छी तरह जानती थीं। दोनों के बीच बहुत सी बातें हुईं। बातों बातों में रंभा ने राजकुमारी को बताया,
वह राजकुमार जिसने तुम्हें विवाह का संदेश भेजा था वह तुमसे बहुत प्रेम करता था। यह सुनकर राजकुमारी अवाक रह गई। वह कुछ कह न सकी। अब वह कह भी क्या सकती थी? उसका जीवन बहुत आगे बढ़ चुका था। अब वह अपने राजा की पत्नी थी, अपने बच्चों की माता थी। पूरे राज्य में उसका मान सम्मान और प्रतिष्ठा थी। बचपन की हठी और जिद्दी राजकुमारी अब समझदार और गंभीर हो चुकी थी। अब वह प्रेम करने वाले राजकुमार के विषय में क्या सोच सकती थी? फिर भी प्रेम मनुष्य जीवन की वह अनमोल वस्तु है जिसके विषय में थोड़ी सी जानकारी मिलते ही उसकी खोज में मन भटकने लगता है। राजकुमारी का मन राजकुमार की कल्पना में भटकने लगा। उसके राजकुमार को कभी देखा नहीं था, अतः वह अपने विचारों में प्रेम करने वाले राजकुमार की कल्पना करने लगी। सौदामिनी राजदीप को जानती थी। दोनों ने एक दूसरे को किसी समारोह में देखा था। तब से राजदीप सौदामिनी की आंखों में बस गया था, लेकिन सौदामिनी अपने मन की यह बात किसी को बता नहीं सकी थी। सौदामिनी के विचारों में राजकुमारी कल्पना करने लगी कि राजकुमार राजदीप जैसा है वैसा ही सुंदर, स्वस्थ, भोला, समझदार, सजीला और संपन्न। सौदामिनी की राजकुमारी अपनी कल्पनाओं में दिवा स्वप्न देखने लगी। एक दिन वह राजकुमार की वधू बनकर राजकुमार के देश में आ गई है। रत्नों से भरे आभूषणों से सजी कीमती रेशमी कपड़ों में लिपटी वधू राजकुमारी राजकुमार के साम्राज्य में आ गई है। अपने प्रेमी के प्रेम और विवाह की इच्छा से वह इस साम्राज्य की स्वामिनी वधू बनी है। अतः कृतज्ञता के बोझ से दबी राजकुमारी राजकुमार के प्रति अपने संपूर्ण कर्तव्यों को पूरा करने के लिए सजग है। वह उसके परिवार में सबकी सेवा करना चाहती है, सबको खुश रखना चाहती है। लेकिन राजकुमार के माता पिता, बड़े भाई, भाभियां और बहनें राजकुमारी को पसंद नहीं करते हैं। वे उसे राजकुमार के योग्य नहीं मानते, क्योंकि राजकुमारी न तो बहुत सुंदर है और न ही अधिक संपन्न बड़े राजा की बेटी है। न तो उसे अधिक दहेज मिला है और न ही उसके मायके वालों में उसका पक्ष लेने वाला अधिक शक्तिशाली संपन्न ही कोई है। ससुराल में केवल राजकुमार ही उसका हितैषी है, लेकिन वह भी अपने पिता और बड़े भाइयों के सामने विवश है। अतः ससुराल में राजकुमारी पर तरह तरह के अन्याय होते हैं। नौकरानी की तरह उससे पूरे महल की साफ सफाई का काम करवाया जाता है। पूरे परिवार के लिए भोजन पकाना, खिलाना, झूठे बर्तन मांजना, कपड़े धोना, सभी काम उसे ही करना पड़ता है। खाने के लिए उसे झूठन दी जाती, पहनने के लिए फटे पुराने कपड़े दिए जाते। राजकुमार चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता है। वह अपने बड़े भाइयों के आदेश के सामने विवश हो जाता है। अपनी वधू पर होने वाले अत्याचारों को देखकर वह तड़प उठता है। कई बार मजबूर होकर वह राजकुमारी को उसके पिता के देश भेज देता है, फिर अपने प्रेम और चाह के कारण उसे ले आता है। राजकुमारी भी विवाह के बाद अपने पिता के घर अधिक दिन नहीं रहना चाहती। अपनी ससुराल में होने वाली अत्याचारों को भूलकर वह राजकुमार के साथ आ जाती है। फिर वैसे ही अन्याय अत्याचार होते हैं। इसी तरह दिन बीतते रहे। कुछ दिनों बाद राजकुमारी को बहुत ही सुंदर चांद जैसा बेटा हुआ। उसका नाम रखा गया बसंत। बसंत झूले में झूलता, हंसता, खेलता, किलकारी भरता, खुशियां बरसाता। राजकुमारी दिन भर अपने काम करती हुई अपने बच्चे को देखने के लिए, प्यार करने के लिए तरसती रहती। उसके दुखों का कोई अंत ही नहीं था। एक दिन राजकुमार की बहनों ने राजकुमारी पर नाराज होकर उसे उसके पिता के घर भिजवा दिया। उसे उसका बेटा बसंत नहीं दिया। राजकुमारी कई दिनों तक रोती रही, अपने राजकुमार की याद में और अपने सुंदर प्यारे बेटे की याद में आंसू बहाती रही। अब राजकुमार को भी गुस्सा आने लगा था। सबसे लड़ झगड़ कर वह अपनी पत्नी को ले आया। उसने पिता से अपना हिस्सा मांग लिया। वह अपनी पत्नी और बच्चे के साथ अलग महल में सुख से रहने लगा। उनका सुख और वैभव बहुत बढ़ता गया। राजकुमारी को दूसरा बेटा हुआ, तीसरा भी बेटा ही हुआ। परिवार में सब उसे चाहने लगे।
बड़े भाई छोटे भाई की सूझबूझ, वैभव, संपन्नता के सामने सिर झुकाने लगा। राजकुमारी बेटी होने की कल्पना कभी नहीं कर पाती थी, क्योंकि बेटी विवश होती है। बेटी को हमेशा बंधनों में रखा जाता है। बेटी को दुख और अत्याचार चुपचाप सहन करना पड़ता है। चाहे पिता का घर हो या ससुराल, सारे बंधन उसी पर लगाए जाते हैं। उसका दुख सुख दूसरों पर निर्भर रहता है। कभी किसी दिन किसी कोमल कल्पना में एक बेटी भी आ जाती है। राजकुमार अपनी इकलौती बेटी को बहुत प्यार करता और उसके सुंदर भविष्य के सपने संजोता। फिर भी राजकुमारी अपनी प्यारी नन्ही बेटी के भविष्य के प्रति आश्वस्त नहीं हो पाती थी। उसके मन में यह डर बैठ गया था कि कहीं उसकी इस सुंदर कोमल बेटी को भी उसके जैसे कष्ट न सहना पड़े। वह बेटी के भविष्य के बारे में विश्वास के साथ सोच नहीं पाती थी। सौदामिनी के मन में कल्पनाएं हर बार रूप बदल बदल कर आती। हर बार राजकुमारी को अपने ससुराल में दुख उठाना पड़ता। वह ऐसा सोच ही नहीं पाती थी कि बिना दुख उठाए, बिना किसी कठिनाई के राजकुमारी अपने ससुराल में सुख से रह सकेगी और सबकी चहेती बन सकेगी, क्योंकि उसने अभी तक यही देखा था कि लड़कियां दुख सहने के लिए ही पैदा होती हैं। ससुराल में उन्हें बहुत दुख दिया जाता है। खूब काम करवाना, मारते पीटते रहना, दिन रात ताने देते रहना, यदि वह पसंद ना आए तो किसी भी तरह से उसे जान से मारकर रास्ते से हटा देना। ऐसी अनेक लड़कियों का जीवन उसने स्वयं देखा था। लड़कियों के माता पिता भी अपनी बेटी पर होने वाले अत्याचारों का विरोध नहीं करते थे, बल्कि वे अपनी बेटियों को बचपन से अंत तक यही परंपरावादी मनुवादी संस्कारों की बातें सिखाते थे। बेटी, दुख सुख तो अपनी किस्मत का लिखा लेख है, उसे कौन मिटा सकता है। पति के घर रहकर उनके पूरे परिवार की सेवा करते रहना ही नारी का धर्म है। लड़की की डोली पिता के घर से आती है और उसकी अर्थी पति के घर से उठती है। दुख हो या सुख, ससुराल में ही रहो, वहीं जियो वहीं मरो। इसी से तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, इसी से तुम धर्म का लाभ प्राप्त कर सकोगी। इन्हीं विचारों के आधार पर सौदामिनी की राजकुमारी राजकुमार के घर अपने ससुराल में सबका विरोध सहन करती रही, अन्याय सहती रही, रोती तड़पती रही, कष्टों का पहाड़ उठाती रही। तब कहीं उसे सुख मिला। कभी वह 3 बेटों की मां बनती तो कभी वह 5 बेटों की मां बनने का गौरव हासिल करती। कभी उसके बड़े बेटे का नाम वसंत और सबसे छोटे बेटे का नाम हेमंत होता तो कभी अजय, विजय, संजय जैसे नाम होते। राजकुमारी सौदामिनी की कल्पनाओं में जीने लगी। युवावस्था से अब वह प्रौढ़ होने लगी, लेकिन कल्पनाओं और दिवा स्वप्नों ने राजकुमारी का पीछा नहीं छोड़ा। कभी कभी राजकुमारी बहुत अशांत हो जाती। वह अपने पति राजा की उपस्थिति में, युवा होते बच्चों की उपस्थिति में, दिन के उजाले में सबके सामने यह सोचने लगती कि वह अपने राजकुमार के घर में है, राजकुमार उसे बहुत प्यार करता है, वह उसके साथ हिंडोले पर बैठकर झूल रही है। जब कोई उसे आवाज देता या कभी कोई जोर से खटका होता, तब चौंक कर राजकुमारी अपनी यथार्थ दुनिया में लौट आती। राजकुमारी अपनी अतृप्त आकांक्षाओं और अशांत मन की कल्पनाओं से थक गई थी। समय बीतता जा रहा था। वह अपना मन लोगों की भलाई के कामों में लगाने लगी। फिर भी समय मिलते ही उसकी अतृप्त इच्छाएं उसके मन मस्तिष्क में उथल पुथल करती हुई उसे जागते सपनों की कल्पनाओं में डुबो देती थी। राजकुमारी ने समझ लिया था ये कल्पनाएं कभी उसका पीछा नहीं छोड़ेंगी और वह स्वयं भी कभी उनसे मुक्त नहीं हो पाएगी, क्योंकि वह भी अब इन्हीं में सुख पाने लगी थी। सौदामिनी राजकुमारी की भावनाओं और कल्पनाओं को देखकर व्यथित हो जाती थी कि राजकुमारी का पति अपने निश्चित सांचे में ढले जीवन, परिपक्व उम्र और अधिक व्यस्तताओं के कारण राजकुमारी की भावनाओं को समझ नहीं पाता है और न ही कभी उसके विषय में कुछ सोच पाता है। न तो वह अपना प्रेम जताता है और न ही राजकुमारी का प्रेम पाने का आग्रह ही करता है। सब कुछ रहने के बाद भी राजकुमारी स्वयं को अकेला महसूस करती थी।
वह अपने अकेलेपन की इतनी अभ्यस्त हो गई है कि अपने इसी अकेलेपन और काल्पनिक जीवन में ही सुख की खोज करने लगी है। सौदामिनी मजबूर होकर राजकुमारी के मन की शांति के लिए उसे मंदिरों, मजारों पर ले जाने का प्रयत्न करती है। तब राजकुमारी इससे इनकार करती है, क्योंकि वह जानती है देवी देवता कुछ नहीं कर सकते। देवी देवताओं को साक्षी करके ही उसका विवाह राजा के साथ हुआ है। राजा उसका पति है। पति के अलावा किसी पर पुरुष की कल्पना करना भी पाप है। पति कैसा भी हो, देवी देवताओं ने उस पति की पत्नी उसे बनाया है। तब देवताओं से वह अपने प्रिय राजकुमार के विषय में कैसे कुछ पूछ सकती है, या अपने मन की अभिलाषाओं के अनुसार राजकुमार का साथ कैसे मांग सकती है। राजकुमारी पर यह एक मानसिक बंधन था जिससे वह ऐसा कुछ नहीं मांग पाती थी। एक बार सौदामिनी राजकुमारी को एक फकीर बाबा की दरगाह ले गई। सुना था बाबा सबकी मुराद पूरी करते हैं। दरगाह में बहुत भीड़ थी। बाबा की मजार के दर्शन हेतु महिलाओं के लिए अलग व्यवस्था थी। कतार में खड़ी महिलाओं में आगे की 5 या 7 महिलाओं को मजार के दर्शन के लिए दरगाह के दरवाजे के सामने से जाने देते थे। उसके बाद दूसरी 5-7 महिलाएं जाती थीं। राजकुमारी बेचैनी के साथ प्रतीक्षा कर रही थी। उसके मन की यह मुराद थी कि वह अपने राजकुमार को एक बार देखना चाहती थी। जिसके प्यार से वंचित रह जाने का उसे दुख था, उसे उसने अभी तक देखा भी नहीं था। राजकुमारी पाप और पुण्य को बाजू रखकर अपने व्याकुल दिल को तसल्ली पहुंचाने के लिए मुराद मांगने आई थी। वह जल्दी से जल्दी मजार के दर्शन करके अपनी मुराद उनसे कहना चाहती थी। इस उतावली में वह अपनी जगह से बार बार आगे बढ़ जाने का प्रयत्न करने लगी। तभी वहां की व्यवस्था करने वाली एक महिला ने उसे रोकते हुए तीखे अंदाज में कहा, साहिबा, आप देख रही हैं, आगे पांव रखने की भी जगह नहीं है। फिर आप आगे बढ़कर क्या करेंगी? अभी आप जहां खड़ी हैं वहीं रुकना आपके लिए बेहतर होगा। राजकुमारी सहम गई। उसे महसूस हुआ उसके मन के प्रश्न का उत्तर उसे मिल गया है। राजकुमार अब उसका कहाँ है? अब तो वह अपने बीवी बच्चों का हो चुका होगा। उसके महलों में अब राजकुमारी के लिए जगह कहाँ है? सचमुच उसे पांव रखने की जगह भी वहां नहीं मिल सकेगी। तब यह कैसी अभिलाषा है, कैसी मुराद है जिसे मांगने का केवल दुख ही मिलेगा? तब ऐसी मुराद से क्या लाभ? राजकुमारी हताश हो चुकी है। सौदामिनी ने भी समझ लिया है, जिन देवी देवताओं ने राजकुमारी को दुख दिए, उनके पास जाने से कोई लाभ नहीं हो सकता। ये देवी देवता कुछ नहीं कर सकते हैं और किसी को कुछ नहीं दे सकते हैं। सौदामिनी राजकुमारी को खुश करने के अन्य प्रयत्न करती है और उसके दुख में स्वयं भी दुखी हो जाती है। एक बार राजकुमारी अपनी बचपन की सहेली आशा रानी से मिलती है। दोनों अपने मन की और ससुराल की बातें करती हैं। वे अपना अपना दुख बताते हुए देर तक रोती हैं। यह देख सौदामिनी की आंखों से भी आंसू बहने लगते हैं। सौदामिनी को पहली बार अपने जीवन का यह दुख महसूस होता है कि उसे आज तक ऐसा कोई नहीं मिला जो उसके मन की बातें सुन सके, उन्हें समझ सके और उसे अपने जीवन के अभावों, दुख, संतापों से न घबराने की तसल्ली दे सके। सौदामिनी अपने जीवन की इस कमी से दुखी होकर बहुत रोती है। इस तरह सौदामिनी और उसकी राजकुमारी दोनों ही उदास रहने लगती हैं। एक बार राजा अपने युवा पुत्र को अपना कार्यभार सौंपकर राजकुमारी के साथ लोक कल्याण और भ्रमण के लिए लंबी यात्रा पर निकलता है। यात्राओं के बीच राजा मेहमान के रूप में उसी राजकुमार के महलों में ठहरता है। राजकुमारी इस आकस्मिक घटना से अचंभित रह जाती है। उसे थोड़ा थोड़ा याद आता है कि उसने इस राज्य, इस शहर और इस राजकुमार का नाम पहले सुना था। यह वही राजकुमार है जो उससे विवाह करना चाहता था। लेकिन अब तो सब कुछ बदल चुका है। राजकुमार अपने राज्य में, अपने महल में, अपने परिवार के साथ सुखी है। वह इस बात से भी संतुष्ट है कि उसने अपनी सुदृढ़ और संपन्न स्थिति बना ली है। उसका अपना स्वतंत्र व्यक्तित्व है और वह अपनी जिम्मेदारियों को जिम्मेदारी के साथ पूरा कर रहा है।
वह बहुत ही समझदार, चरित्रवान है और लोक व्यवहार में नैतिक आचरण के प्रति सजग है। अपनी 14 बच्चों वाली बीवी के लिए जैसा प्रेम का स्मारक बादशाह शाहजहां ने बनवाया था, वैसे ही संगमरमर के महल में राजकुमार अपनी पत्नी के साथ रह रहा है। राजकुमारी चुप है। सब कुछ देखकर भी वह कुछ नहीं देख रही है। उसके मन में भयंकर उथल पुथल मची है। फिर भी वह शांत, गंभीर रूप में सबसे बातें कर रही है। सौम्य भाव व्यक्त करते हुए, शालीनता के साथ हंसते हुए सबसे मिल रही है। हंसना, बोलना, खाना पीना हुआ, लेकिन कोई उसके मन की बात नहीं समझ सका। न ही उसने ऐसा कुछ व्यक्त होने दिया। वह अपने मन की उथल पुथल किसी को नहीं बता सकती थी। राजकुमार की पत्नी यह जानती थी। राजकुमार पहले कौन सी राजकुमारी से विवाह करना चाहता था और वह किसकी बेटी है। राजकुमारी का परिचय जानकर वह थोड़ा डर गई, फिर सावधान हो गई कि कहीं कोई उसके अधिकारों को छीनने की कोशिश न करने पाए। राजकुमारी ने उसे पहले डरते हुए और फिर सावधान होते हुए देखा। यह देखकर ही वह समझ गई कि राजकुमार की पत्नी उसके विषय में सब कुछ जानती है। शायद इसी कारण राजकुमार की पत्नी अपने गोरे मुख को सफेद सुगंधित लेप से अधिक गोरा और सुंदर दिखाने की कोशिश कर रही थी। यह देखकर राजकुमारी को बहुत दुख हुआ। उसे लगा कि सब लोग उसके साथ मजाक कर रहे हैं। अब तो उसका अपना यहाँ कुछ भी नहीं है, फिर भी उसका उपहास किया जा रहा है। उसे उसकी स्थिति का भान कराया जा रहा है। यह सब देखकर उसका मन दुखी हो गया, मगर वह अपना यह दुख भी किसी को नहीं बता सकती थी। राजकुमार की स्थिति अलग थी। वे नजरें झुकाए गंभीरता के साथ राजा और राजकुमारी की आवभगत करते रहे। न तो मुंह से कुछ कहा और न ही अपनी आंखों या किसी हावभाव से यह व्यक्त होने दिया कि वे राजकुमारी को पहले से जानते हैं। शायद इसलिए कि राजकुमारी अब किसी की पत्नी है, या अब वह पराई हो चुकी है, अथवा पहले की सब बातें बहुत पीछे छूट गई हैं। गंभीर और तटस्थ राजकुमारी भी अपने कर्तव्य और धर्म को समझ रही थी, अपने अधिकार और सीमाओं को समझ रही थी। वह जानती थी उसका अपना संसार अलग है, जहाँ वह पत्नी है, माता है और स्वामिनी है, जहाँ उसका सम्मान है, समाज में आदर है। अंततः राजकुमारी राजा के साथ अपने संसार में, अपने राज्य में, अपने महलों में लौट आई। राजकुमारी चुप थी। उसने राजा को कुछ भी संशय नहीं होने दिया है। राजा खुश है क्योंकि वे राजकुमारी के मन की ऐसी कोई बात नहीं जानते हैं। राजकुमारी चाहकर भी खुश नहीं रह सकती। अब वह पहले से अधिक दुखी हो गई है। जो सुख संसार उसका अपना था, वह उसने दूसरों के अधिकार में देखा है। सुंदरता में वह बहुत पीछे है। इसका भान राजकुमार की व्यवहार कुशल पत्नी ने करा दिया है। राजकुमार के बड़े भाई ने नारी सौंदर्य के विषय में अपने विचार और मानदंडों की चर्चा बार बार करके उसे यह एहसास करने के लिए मजबूर कर दिया। वह समझ ले, वह सुंदर नहीं है, वह राजकुमार के योग्य नहीं है। राजकुमार का मौन कहता है, अब पहले जैसी कोई बात नहीं है। अगर मन में कुछ भी हो तो भूल जाओ। मगर राजकुमारी यह सब कैसे भूल सकती है? राजकुमार के उस प्रेम को, अपनी गलती को, अपने जीवन को, प्रेम की अपनी आकांक्षाओं को और अपने अपूर्ण सपनों को कैसे भूल सकती है? राजकुमारी की आंखों में एक मुखड़ा बस गया है। वह राजकुमार के मुखड़े को रात दिन याद करते हुए अपनी कल्पनाओं में निहारती रहती है। अपनी कल्पनाओं में वह उसके प्रेमालाप के भावों को देखती है। कल्पनाओं में उसके प्रेम को पाकर वह विभोर हो जाती है और खोई खोई रहती है। उसकी आंखों से रातों की नींद उड़ गई है। वह कई कई रात सो नहीं पाती है। जागती आंखों में काल्पनिक मधुर स्वप्न देखते हुए उसकी पूरी रात बीत जाती है और देखते देखते सुबह हो जाती है। सुबह से शाम तक भी एक अजीब सी मदहोशी में रहती है। जागते हुए भी जागी हुई नहीं और सोते हुए भी सोती हुई नहीं। अजीब मानसिक स्थिति हो गई है। उसे अपने परिवार में किसी की बातें अच्छी नहीं लगती। वह कोई विचार, कोई समस्या सुनना नहीं चाहती, बस एकांत चाहने लगी है। वह अपने घर संसार से दूर चली जाना चाहती है।
काल्पनिक जीवन के मधुर क्षणों को जीना चाहती है, इसी में सुख और संतोष खोजना चाहती है। सौदामिनी बहुत दिनों से राजकुमारी की यह दशा देख रही है। वह ऐसा कुछ करना चाहती है जिससे राजकुमारी के जीवन में परिवर्तन आए और वह सुखी संपन्न हो सके। लेकिन अब सौदामिनी भी समझ नहीं पाती है कि उसे क्या करना चाहिए। सौदामिनी परेशान है। सौदामिनी की परेशानी देखकर मैं भी परेशान हूँ कि सौदामिनी की परेशानी कैसे दूर करूं। आखिर सौदामिनी मेरी कहानी की नारी पात्र है। मेरी यह पात्र अपनी नानी की कहानी की पात्र राजकुमारी के दुख से दुखी है। सौदामिनी का दुख दूर करना मेरा कर्तव्य है। लेकिन मैं यह बात समझ नहीं पा रही हूँ कि मेरी सौदामिनी अपनी नानी की कहानी की राजकुमारी के दुख से दुखी क्यों है। क्या यह उसका अपना दुख है? यदि है तो वह अपना दुख नानी की राजकुमारी के माध्यम से क्यों बताना चाहती है? नानी की कहानी की राजकुमारी यानी 100 साल पुरानी बात। सौदामिनी अपने दुख को 100 साल पुराने प्रतीक राजकुमार और राजकुमारी के माध्यम से कह रही है। तब ये माध्यम पुराने हैं या सौदामिनी की मानसिकता भी 100 साल पुरानी है? 100 साल पुरानी सामाजिक व्यवस्था में बेटी की स्थिति, पत्नी की स्थिति, पत्नी के कर्तव्य, नैतिक आदर्श आदि जो थे वो अब बहुत बदल गए हैं। वैज्ञानिक प्रगति, आधुनिकता की दौड़, स्पर्धा के साथ 21वीं शताब्दी में जाते हुए राजा रानी की कहानी और उनके माध्यम से अपनी बातें कहना, यह बात बेतुकी सी लगती है। आज के बदलते समय को देखते हुए यह जरूरी है सौदामिनी अपनी बात दूसरे ढंग से या दूसरे माध्यम से कहे। अतः इस पहेली को फिर से समझना होगा। सारंग ले सारंग चली, कर सारंग की ओट, सारंग झीना देखकर कर गयो सारंग चोट। सारंग यानी सुंदर स्त्री सौदामिनी दीपक लेकर जा रही है। यह दीपक प्रेम का दीपक है। सौदामिनी किसी से प्रेम करती है अथवा कोई है जिसके मन में सौदामिनी के लिए प्रेम है। प्रेम का दीप जलाकर और उसे अपनी आंचल की ओट में छिपाकर सौदामिनी अपने जीवन की डगर पर आगे बढ़ रही है। आगे है, सारंग झीना देखकर कर गयो सारंग चोट। सारंग झीना देखकर यानी सौदामिनी के सामाजिक नैतिक मूल्य, लोक व्यवहार के प्रति आस्था, कर्तव्य निष्ठा, त्याग, बलिदान की भावना, चुप रहकर सहन करने की क्षमता, अपनी मान प्रतिष्ठा को बचाने के लिए तटस्थ रहकर गंभीरता के साथ ऊपरी दिखावटी व्यवहार कुशलता, नारी के धर्म और कर्तव्य के रूप में भारतीय हिंदू संस्कृति की यह सब धरोहर निष्ठा और विश्वास के साथ सौदामिनी के आंचल में बांध दी गई है। इन सब का बोझ उठाते उठाते सौदामिनी का आंचल झीना हो गया है। वह थक गई है अपने आंचल की सुरक्षा करते करते। सौदामिनी अपने विचारों से विचलित होने लगी है। इसी विचार परिवर्तन के साथ उसके आंचल का झीनापन और बढ़ गया है, जिसे देखकर एक सारंग यानी हवा के झोंके ने सौदामिनी के हाथ का दीपक बुझा दिया है। सौदामिनी के हाथ का प्रेम दीप बुझ गया है और सौदामिनी अपने प्रिय को भूल गई है या उसका प्रेमी उसे भूल गया है। इस असमय की मार से सौदामिनी दुखी हो गई है। समय बड़े बड़े घावों को भर देता है। कभी कभी वही समय अधिक गहरी चोट भी पहुंचा देता है। प्रेम का वह दीप बुझने के बाद भी सौदामिनी के मन में छिपी प्रेम की चाहत अभी भी मौजूद है। मैं सोचती हूँ ऐसा क्यों न किया जाए कि सारंग की पहेली को नया रूप दिया जाए और सौदामिनी की चाहत को भी एक नई दिशा दी जाए। कहीं ऐसा तो नहीं राजदीप के प्रेम में प्रतीक्षा करते करते सौदामिनी का आंचल इतना छीना हो गया है, इतना पतला, पारदर्शी, नाजुक और भावुक हो गया है कि हवा के झोंके या पवन रूपी किसी नए सारंग ने सौदामिनी के आंचल की ओंठ में छिपे राजदीप के प्रेम रूपी सारंग को बुझा दिया है। यह नया सारंग हवा के झोंके की तरह सौदामिनी के जीवन में आया है। हम उसका नाम सुविधा की दृष्टि से पवन रख लेते हैं। पवन राजदीप जैसा ही है, वही रूप, वही डील डॉल, उम्र, चाल ढाल, ऊंचाई, मोटाई, स्वभाव, व्यवहार बिल्कुल वैसा ही है। फर्क है सिर्फ रंग में।
पवन का रंग सांवला है, जैसे वह राजदीप की परछाई हो। प्राचीन कवि बिहारी की नायिका नायक की उड़ती पतंग की परछाई से प्रेम करती थी। यदि सौदामिनी राजदीप की परछाई रूपी पवन के विषय में कुछ सोचने लगे तो इसमें क्या हर्ज है, लेकिन अभी तो सौदामिनी ने उसे पहली बार ही देखा है। बार बार मिलने पर ही वह उसके बारे में जान पाएगी। कभी उसके घर जाएगी, तब उसके घर परिवार के विषय में जान पाएगी। हो सकता है वह भी राजकुमार की तरह विवाहित हो, उसकी सुंदर पत्नी हो, उसके बड़े बड़े बच्चे हों। तब अपने घर परिवार बीवी बच्चों में व्यस्त पवन से वह कौन सी खुशी पा सकेगी। पवन की अपनेपन और प्यार भरी नजर की चोट से सौदामिनी राजदीप को भूल गई और पवन के विषय में सोचने लगी है। जैसे गर्म लोहे पर चोट करके उसे मनचाहा रूप आकार दिया जा सकता है, वैसे ही प्रेम के अभाव में सौदामिनी के तप्त हृदय पर पवन की नजर ने असर किया है। सौदामिनी पवन से प्रभावित हुई, फिर भी उसे विश्वास है कि वह कभी भी किसी भी स्थिति में विवेक शून्य नहीं हो सकती। वह विचारवान है, बुद्धिमान है, समझदार है, उसमें स्वाभिमान है, अपनी अस्मिता की पहचान है। इन सब के रहते वह कभी कोई गलत कदम नहीं उठाएगी, ऐसा उसे विश्वास है। यदि कोई ऐसी परिस्थिति आई तो वह भी राजकुमारी की तरह तटस्थ, गंभीर और मौन रहकर अपने अहम और अस्तित्व को बनाए रखेगी, अपने परंपरावादी संस्कारों की रक्षा करेगी और अपने आंचल में बंधे संपूर्ण आदर्श नैतिक संस्कारों को अक्षुण्ण रखेगी। मैं भी सोचती हूँ मेरी कहानी की पात्र घटिया चरित्र और ओछे विचारों वाली हो ही नहीं सकती। मेरी कलम से सृजित पात्र खुद की नजर में या दुनिया की नजर में गिर जाएं, यह संभव नहीं है। मेरी कलम और विचार उसे पूर्णतः सुरक्षित रखेंगे। यही मेरा यथाशक्ति प्रयत्न होगा। कहीं ऐसा तो नहीं यह मेरे ही मन के किसी कोने में छिपा डर है, जिसे मैं कभी सौदामिनी के माध्यम से देख रही हूँ और कभी राजकुमारी के माध्यम से कह रही हूँ। मुझे ऐसा क्या भय है जो मैं अपनी बात सीधे सीधे नहीं कह सकती? मुझे किसी बात का डर है? मैं वयस्क हूँ, निडर हूँ, स्वावलंबी हूँ, आधुनिक विचारों की समर्थक हूँ। परंपराओं की जड़ में पड़े सड़ते रहने की अपेक्षा अपनी नजर या दृष्टिकोण से उचित को अपनाकर समय के साथ परिवर्तन की पक्षधर हूँ। खुशियों, सुविधाओं और संतोष भरा जीवन भला किसे अच्छा नहीं लगता? बेकार के लादे गए आदर्श ही भयभीत करते रहते हैं, हर निर्णय को लेने में असमर्थ बनाते रहते हैं। यह मैं अच्छी तरह जानती हूँ। फिर ऐसा क्या डर है जो मुझे अपनी बात अपने ढंग से कहने नहीं देता? गहन विचार, संघर्ष और आत्मचिंतन के साथ मैं धीरे धीरे समझ रही हूँ, सचमुच मेरे मन और मस्तिष्क के कोने में छिपा कहीं कोई डर बैठा है। वह है सामाजिक प्रतिष्ठा के मूल्यों का डर। बहुत से डर हैं जो आज के नहीं, बहुत पुराने हैं, 100 साल पुराने, सदियों पुराने। ये सभी डर नारी के मन मस्तिष्क में कुंडली मार कर बैठ गए हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी नारी हृदय में स्थानांतरित होते जा रहे हैं, जिन्हें सतर्क समाज लक्ष्मण रेखा की तरह नारी के आसपास सीमा रेखा के रूप में खींचता आया है। इस निश्चित घेरे या कटघरे के बीच रहने वाली नारी कब कितना साहस करेगी कि अपनी बात अपने ढंग से, अपने तरीके से या स्वयं के माध्यम से कह सके? वह अपने प्रेम को पाप समझकर छिपाती रहेगी। पति कैसा भी हो, उसके साथ जीवन निभाती रहेगी। अपने दुख, संताप को आंसुओं के साथ बहाती रहेगी और अपनी इच्छा आकांक्षाओं को गहरी सांस लेकर करुण भाव से गीतों में दोहराती रहेगी। सारंगा तेरी याद में नैन हुए बेचैन।